Hello friends, welcome to Honest Tutorial for your better understanding. Hello friends, this is Akram Sheikh and you are watching Honest Tutorial. Friends, today we are going to discuss about the business service, that is the chapter number 2 of standard 12 of business or organization of commerce subject. Let's start with the introduction. What is the business service? इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विसेज आर इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। सर्विस यानी कि सेवा करने का इम्पोर्टेंस आजकल बिजनेस जो इकोनॉमी जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देयर इज अ राइज इन द फैसिलिटीज एंड कन्वीनियंस ड्यू टू सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। तो आज के टाइम के ऊपर क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है इंसान को जो मिलने लगी है उसकी ज़रूरत के मुताबिक एज पर हिज कन्वीनियंस ड्यू टू सर्विसेज। किस प्रकार की सर्विस की वजह से हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है, जैसे कि बैंकिंग की सर्विस हमें मिल रही है, अकाउंट खोला, हमें हमारे पैसे हम लोग वहाँ पे सेफली डिपॉजिट करके रख सकते हैं और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है। फिर इंश्योरेंस है, वो भी एक सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, जहाँ पे हमारा अगर कोई लॉस होता है, अगर हमने इंश्योरेंस लेके रखा है अगर, तो हमारा कुछ लॉस होता है तो उसका कंपनसेट हमें करके देती है इंश्योरेंस कंपनी। फिर पोस्टल डिपार्टमेंट है, पोस्टल डिपार्टमेंट में बहुत सारी स्कीम्स चलती है। स्टोरेज है यानी कि गोडाउन वेयरहाउस जो होता है वो भी हमारे लिए एक सर्विस है। एंड ट्रांसपोर्टेशन, अगर हमें कहीं पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन है। अगर हमें कोई चीज़ का सेल्स करना है और हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें हमारा गुड्स अगर भेजना है तो उसके लिए भी हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है जो है सर्विसेज, ये क्या है, सर्विस है, ये सब बिजनेस सर्विसेज है। These services are just not helpful in business as a part of commerce, but they extend to facilities, industries, agriculture and other business activities. ये जो सर्विसेज जो हम हासिल कर रहे हैं वो सिर्फ एक बिजनेस का ही एक पार्ट है। हेल्पफुल इन बिजनेस एज ए पार्ट ऑफ कॉमर्स, ये एज ए कॉमर्स के एक पार्ट है ये बिजनेस का हेल्पफुल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ बिजनेस ही इससे फ़ायदा उठा रहा है, क्योंकि हम देखें तो इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इन एक्टिविटीज़ से, इन सर्विस सेक्टर से फ़ायदा हो रहा है और बिजनेस की अदर एक्टिविटीज़ भी इससे हम लोग आसानी से इसे फ़ायदा उठा सकती है। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, postage, storage and transportation have undergone so much of change that they just do not only work as business service but also as social and family related services. ये जितनी भी अभी सर्विसेज जो हमने देखी कि बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोस्टल, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सर्विसेज अब सिर्फ यानी मेयर सर्विसेज नहीं है, यानी खाली सर्विस नहीं है, लेकिन अब इनका काम जो है वो बिजनेस सर्विस से बढ़ के और भी कुछ हो गया। क्या है, वी सोशल एंड फैमिली रिलेटेड सर्विसेज भी हमें देती है। इन मॉडर्न एज देर आर वेराइटीज एंड specialties seen in such services. All these institutions have become naturally independent. तो ये अगर मॉडर्न ज़माने के मॉडर्न युग के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो सर्विसेज सेक्टर जो है हमारे, ये सब हमें अलग अलग प्रकार की हमें वेराइटी दे रही है, अलग अलग प्रकार की हमें फैसिलिटीज़ हमें यहाँ पे प्रोवाइड करती है। ऑल दिस इंस्टीट्यूशन हैव बिकम नेचुरली इंडिपेंडेंट। और ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस जितने भी है ना, ये सभी सेक्टर्स जो है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टेज, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सब लोग एक इंडिविजुअल यानी कि इंडिपेंडेंट क्या है, नेचुरली। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल पर्सनालिटी है, तो ये सबको एक इंडिविजुअली आर्टिफिशियल पर्सनालिटी का ही दर्जा इनको भी मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंश्योरेंस क्या है। जो हमारे बिजनेस सर्विसेज जो है उसके अंदर बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्टल, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। बैंकिंग का अभी हमने यहाँ पे टॉपिक नहीं ले रहे, क्योंकि बैंकिंग के ऊपर पूरा एक हमारे पास यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड में पूरा चैप्टर है बिजनेस सर्विसेज 2, उसमें पूरा बैंकिंग के बारे में है। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इंश्योरेंस के द्वारा। इंश्योरेंस क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग के द्वारा हम लोग देखते हैं। Insurance refers to that written contract or agreement between two parties through which the insuree pays premium and as against getting an undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and the amount decided for the financial loss. इंश्योरेंस का बहुत ही अच्छी यहाँ पे मीनिंग अच्छी तरह से दिया गया है। क्या है इंश्योरेंस? इंश्योरेंस एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में है, दो पार्टी के बीच में है। अब दो पार्टी कौन है, तो विच
द इंश्योरी पेज प्रीमियम, इंश्योरी यानी जो इंश्योरेंस खरीद रहा है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस ले रहा है उसको बोलेंगे इंश्योरी। तो जो ले रहा है, जो इंश्योरेंस ले रहा है वो उसका प्रीमियम पे कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रीमियम। प्रीमियम यानी कि इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो, यानी कुछ 3-3 महीने, 6 महीने या हर साल पे उसका कुछ पेमेंट वो करेगा। किसको करेगा वो? एज अगेंस्ट गेटिंग एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द इंश्योरर। ये पेमेंट किसको करेगा? इंश्योरर को। यानी कि इंश्योरर कौन हुआ यहाँ पे? इंश्योरर यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो इंश्योरेंस दे रही है उसको बोलेंगे इंश्योरर। तो यहाँ पे वो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। एग्रीमेंट किस चीज के लिए हो रहा है? एग्रीमेंट हो रहा है दैट ही विल बी कंपनसेटेड एज पर द रिस्क कवर्ड, यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है, यानी इंश्योरी है जो जिसने इंश्योरेंस खरीदा है, जो प्रीमियम भर रहा है, उसने कुछ एक अमाउंट डिसाइड करके रखी होगी कि अगर मुझे जिस चीज का इंश्योरेंस लिया है, अगर उसमें इतने तक का अगर मुझे कुछ नुकसान होता है तो उस चीज का कंपनसेट, नुकसानी अगर होती है किसी भी तरह से, अगर उसको कुछ उसमें फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके अगेंस्ट में उसको रिस्क कवर मिलेगा और वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंपनसेट करेगी। यानी अगर जो नुकसानी हुई है, जितना प्रीमियम भर रहा है उसमें जितना कवर हो रहा है, कवर यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैं 2 लाख का इंश्योरेंस लिया और 5 लाख का नुकसान हुआ है तो 5 लाख इंश्योरेंस कंपनी नहीं देगी मुझे कितना देगी? 2 लाख रुपए ही देगी। और अगर मैंने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया है मैंने, और मुझे अगर 50,000 का नुकसान हुआ है तो मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे 50,000 मिलेंगे। यानी मैं जितनी अमाउंट के लिए मैं ले रहा हूँ, अगर उससे ज्यादा अगर मेरी नुकसानी होती है तो मैंने जितनी अमाउंट के लिए इंश्योरेंस लिया है उतनी अमाउंट मुझे मिलेगी। और अगर मेरा जो नुकसान जो है, मैं जितने रुपए का इंश्योरेंस ले रहा हूँ अगर उससे कम का नुकसान है तो फिर मेरा जितना नुकसान हुआ है उतना ही मुझे मिलेगा। मुझे 2 लाख का दिया है तो मुझे पूरे 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझना है। इसको क्या बोला यहाँ पे? इंश्योरर दैट ही विल बी कंपनसेटेड एज पर द रिस्क कवर्ड एंड द अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस, यानी उसको कंपनसेट किया जाएगा जो जिस चीज के लिए उसने रिस्क जो है, उसको जो खतरा है उस चीज के लिए जो कवर किया है, और जो अमाउंट डिसाइड की थी वो फाइनेंशियल लॉस की, उस अमाउंट तक ही उसको पेमेंट मिलेगा। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इन अ रिटर्न फॉर्म इज नॉन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। तो जो दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी इंश्योरी और इंश्योरर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होगा। उस रिटर्न डॉक्यूमेंट को बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। Insurance does not remove the risk involved, but it compensates for the financial loss caused by that risk. इंश्योरेंस लेने का मतलब ये नहीं कि भविष्य में उस चीज का खतरा नहीं होगा। इंश्योरेंस इसलिए लिया जाता है कि अगर ऐसा कोई खतरा होता है, अगर ऐसे कुछ नुकसान होता है, जो फाइनेंशियल लॉस होता है, तो फाइनेंशियल लॉस का भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। इसका कभी भी ऐसा मतलब नहीं समझना है कि हमने इंश्योरेंस लिया तो अब हमें उस चीज़ का खतरा नहीं है। अगर किसी सर्टेन बीमारी के लिए अगर हमने इंश्योरेंस लिया है, सपोज के कैंसर के लिए हमने बीमारी के लिए लिया है, ये जरूरी नहीं है कि हमें कैंसर होने वाला है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि हमें कैंसर नहीं होगा। तो हम लोग इंश्योरेंस इसीलिए लेते हैं क्योंकि हमें आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होने वाला है उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को, रिस्क जो हो रहा है उसको कवर करने के लिए हम लोग इंश्योरेंस ले रहे हैं। तो इसको अच्छी तरह से समझना है कि जिस रिस्क के लिए हमने लिया है, तो रिस्क यानी इंश्योरेंस लेने की वजह से हमें वो रिस्क नहीं होने वाला, ये कतई नहीं समझना है इसको। इसके प्रिंसिपल्स क्या है वो देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। जो इसकी जो जड़ें है वो किसके साथ? सोसाइटी के साथ जुड़ी, क्योंकि इंश्योरेंस लेगा कौन? ह्यूमन बींग ही लेगा ना। अब ह्यूमन बींग भले ही चाहे वो नॉन लिविंग थिंग के लिए लेगा, मैं अगर मोटरसाइकिल हम लोग परचेस करते हैं या कार परचेस करते हैं, नॉन लिविंग थिंग है, उसके लिए भी हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं, लेकिन लेता कौन है? लेगा हमेशा ह्यूमन बींग ही लेगा। सो रूट्स ऑफ द इंश्योरेंस आर कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, और ये दो पार्टी के बीच का एक एग्रीमेंट है। सो इंश्योरेंस इज नॉट ए सिंपल और ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन नॉट बी रिलेटेड टू लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई सिंपल या ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है और इसको कानून के साथ भी कोई रिलेट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई कानून की कोई दखल अंदाजी नहीं है यहाँ पे। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हिंस अपार्ट फ्रॉम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द फॉलोइंग स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो एप्लीकेबल। तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो जो एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ये लॉ से अपार्ट यानी कि लॉ से अलग है, कानून से ये अलग है, क्योंकि ये दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट किया गया है। अब यहाँ पे
जो पार्टी जिस तरह से इंश्योरेंस लेना चाहती है वो उस तरह से ले सकती है। अगर मेरी कैपेसिटी अगर मुझे है कि मैं अगर साल में 2,000 रुपये ही भर सकता हूँ या 3,000 रुपये ही भर सकता हूँ मैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही मुझे रिस्क कवर मिलेगा। तो इंसान के जो कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली उसको कितना रिस्क कवर करवाना है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसको मिलेगा। तो यहाँ पे कोई कानून की कोई दखल अंदाजी नहीं है। तो इसके प्रिंसिपल्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या है इसके प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका कतई ये उसका मकसद नहीं होना चाहिए कि वो नफ़ा कमाने के लिए ये करे। इसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो पब्लिक को सर्विस, यानी कि अगर उसने जो रिस्क कवर किया है अगर उसको सामने वो रिस्क आ जाता है तो उसको उसका पूरा जो कंपनसेट जो भी उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ उसको कंपनसेट करने की ही भावना होनी चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट कमाने की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर इट इज ओनली टू हैव कंपनसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, यानी कि फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसका कंपनसेट करने की ही उसकी भावना होनी चाहिए। द बेसिक लॉ ऑफ इंश्योरेंस इज अ सोशल कंसेप्ट। As such, the parties involved in the insurance contract should have mutual and complete faith। जो भी पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व है यानी कि इंश्योरी एंड इंश्योरर, ये दोनों पार्टी एक दूसरे पे म्यूचुअली एक दूसरे पर भरोसा उनको करना पड़ेगा। While entering into a contract, both the parties should provide all information required regarding the insurance product। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों पार्टी के बीच के अंदर तो दोनों पार्टी को एक दूसरे की पूरी डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर मैं मेरा हेल्थ का इंश्योरेंस लेता हूँ और अगर मुझे ऑलरेडी 1-2 अटैक आ चुके और फिर मैं फिर से उसको वो बताऊंगा नहीं मैं अगर इंश्योरेंस कंपनी को, और फिर मैं बोलूंगा कि मुझे अटैक के लिए मुझे इंश्योरेंस का कवर चाहिए, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये एक फेथ यानी कि एक भरोसा तोड़ने की बात हुई। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी भी उसकी कोई भी चीज़ों को छुपाएगा नहीं, वो भी बताएगा कि हाँ अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे मेडिक्लेम लेना है, यानी मुझे अगर कोई बीमारी होती है तो बीमारी के अगेंस्ट में मुझे उसका कवर चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी को भी मुझे बताना पड़ेगा कि आप अगर ये क्लेम लेते हो तो इसमें कौन कौन सी बीमारी इसमें कवर करेंगे हम लोग, कौन कौन सी बीमारी इसमें हम लोग कवर नहीं करते, वो भी उन्हें बताना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज आमने सामने इसकी अपनी खुद की इंफॉर्मेशन पूरी तरह से उनको बतानी पड़ेगी। While taking an insurance policy, even if the information is not asked by the either parties, both should provide it। अगर एक दूसरे को नहीं भी पूछा गया तो भी हमें हमारा पर्पस मालूम है हम किस चीज़ के लिए हम पॉलिसी ले रहे हैं, तो हमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन सामने वाली पार्टी को देनी कंपलसरी हो जाती है। इफ इट इज फेल्ट दैट इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमें पता है कि इसका इम्पैक्ट हमें कॉन्ट्रैक्ट पे पड़ने वाला। अगर जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर मुझे 2 बार अटैक आ चुका है और मैं अभी हेल्थ इंश्योरेंस में हार्ट अटैक के लिए ही ले रहा हूँ और मैंने डिस्क्लोज नहीं किया है, और अगर कल को अगर हार्ट अटैक आता है उसका जो भी खर्चा होता है फिर अगर मैं कंपनी के ऊपर क्लेम करूंगा कि मुझे इसका पेमेंट करो, तो कंपनी पहले उसका जो हेल्थ के जो उसके हिस्ट्री निकालेगी तो पता चलेगा उसको कि ऑलरेडी इसको 2 बार अटैक आ चुका था, उसके बाद उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, तो अब इसको ये पेमेंट नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इन्फॉर्मेशन छुपाने की वजह से पूरा काम बिगड़ सकता है। एनी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इंफॉर्मेशन amounts to fraud and it is against the principle of the utmost good faith। कोई भी इंश्योरेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नॉट हैविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, अगर पूरी डिटेल्स अगर नहीं दी गई है तो इससे क्या होता है, फ्रॉड होने का भी चांसेस हो सकता है। whenever it comes to be known that the principle of utmost good faith is broken, तो इससे पता चलेगा जो utmost good faith का जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। द इंश्योरेंस एग्रीमेंट ऑफ or policy stands null and void and the insurer cannot get back the premium already paid and he loses the right of compensation for the risk। अगर इंश्योरी ने अपनी कोई भी डिटेल को छुपाई, अगर इंश्योरेंस कंपनी को उसने नहीं बताई और फिर बाद में जब अगर वो कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है और अगर बाद में पता चलता है कि भाई इसको ऑलरेडी ऐसा था और इसने ये इन्फॉर्मेशन छुपाई थी हमसे, तो अब इसको यहाँ पे उसका जो कंपनसेशन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो तो उसको नहीं मिलेगा, लेकिन उसने जो प्रीमियम भरा था वो पैसा भी उसको वापस नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे इसको प्रिंसिपल बताया है कि ये कैसा प्रिंसिपल है, इट इज़ ए प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, इसीलिए इसको यहाँ पे ये बताया गया है। अब इसका दूसरा प्रिंसिपल क्या है, इसका सेकंड प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी।
इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड टू कंपनसेट फॉर द लॉस इंकर्ड बाय द इंश्योरी। इंश्योरेंस क्यों कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर लॉस हुआ इंश्योरी को, जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको अगर कोई नुकसान होता है तो उसका नुकसान की भरपाई करने यानी कि कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस लिया जाता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी, यानी जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करना, ये इसका एक मकसद है। The principle is used to decide how much the insurance company will have to pay to the insuree। तो ये जो प्रिंसिपल इसमें डिसाइड होता है कि जो इंश्योरी जो है उसको इंश्योरेंस कंपनी कितना पेमेंट करेगी इन द इवेंट ऑफ लॉस इंकर्ड। अगर नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे कितना पे करेगी। एनी पर्सन who takes an insurance policy can get only compensation for the loss and he cannot earn profit। कोई भी व्यक्ति जो है अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की ही उसको कीमत मिलने वाली है, उसमें से वो कोई फ़ायदा कमाने का उसका कोई मकसद नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मेरा 50,000 रुपये का अगर मेरा कवर है और मेरे 10,000 रुपये के नुकसान होती है, लेकिन मैं जानबूझ को 50,000 रुपये का, क्योंकि यहाँ पे मुझे मालूम है कि 10,000 का नुकसान हुआ तो 10,000 रुपये ही मुझे मिलने वाले हैं, 50,000 नहीं मिलेंगे, तो जानबूझ के मैं वो नुकसान मेरा 50,000 का दिखाऊं, यानी कि ये 40,000 रुपये प्रॉफिट कमाना हुआ। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का यहाँ पे रूल जो होता है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो इंश्योरेंस लिया जितना हमको नुकसान हुआ है उतना ही हमें कंपनसेशन मांगना है। In other words, he cannot get additional amount over and above the loss incurred। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे बता दिया है कि जितना उसको नुकसान हुआ है उतना ही उसको यहाँ पे मिलने वाला है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस। और ये लाइफ इंश्योरेंस के अंदर नहीं हो सकता क्योंकि इंसान जो है वो इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। तो उसमें क्या नुकसान हुआ, जितने रुपए का हमने कवर किया उतने ही रुपये वहाँ पे उसमें हमको मिल जाएगा। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंसान अगर डेथ हो गई है 5 लाख की उसकी इंश्योरेंस लिया था और अगर इंसान की डेथ हो गई है तो भाई डेथ 2 साल जल्दी हो गई है तो उसको 3 लाख 3.5 लाख मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। वो इंसान है उसके लिए उसको पूरा जितना कवर मांगा था उतना कवर उसको यहाँ पे पूरा मिलेगा। लेकिन ये कौन सी कंडीशन में होगा? डेथ की कंडीशन के अंदर ये। इफ एन इंश्योरी टेक्स ए पॉलिसी फॉर ए प्रोडक्ट at a lower value than the original value, it is implied that he will proportionately get a lesser amount and a part of the loss will have to be borne by him। सपोज कि अगर मेरी कार है 10 लाख की कार है और मैं इंश्योरेंस लेता हूँ 5 लाख का, 5 लाख का मैं अगर इंश्योरेंस लेता हूँ, यानी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी उससे मैंने लोअर वैल्यू का मैंने अगर इंश्योरेंस लिया है और अगर मुझे 6 लाख का नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 लाख रुपए तक देगी। 1 लाख रुपया जो मुझे ज़्यादा नुकसान हुआ उसकी भरपाई मुझे खुद को करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने उसकी जो मार्केट वैल्यू थी उससे मैंने कम का वैल्यू का मैंने यहाँ पे इंश्योरेंस लिया था। इसलिए यहाँ पे जितना यानी उस अमाउंट जितना इंश्योरेंस लिया था उस अमाउंट से अगर मुझे ज़्यादा अगर नुकसान होता है तो फिर जो ज़्यादा अमाउंट वाला जो है वो हिस्सा मुझे खुद को यहाँ पे बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझते हैं। इफ़ a person takes an insurance policy of rupees 3 lakh but the original value of the product is rupees 5 lakh। यानी एक व्यक्ति ने 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस लिया था और उस प्रोडक्ट की वैल्यू थी 5 लाख। यानी प्रपोर्शन देखे तो क्या हुआ, अगर 5 को 100% पर रखे तो 3 कितना हुआ, 60% हुआ ना। यानी जो मेरी ओरिजिनल किसी चीज़ की कीमत जो 5 लाख थी उसका 60% मैंने इंश्योरेंस यहाँ पे लेके रखा है। देन in the event of complete loss of the product the insurer will get the maximum 3 lakh। ऐसे कंडीशन के अंदर अगर 100% उसका लॉस हो जाता है प्रोडक्ट का, जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस लिया था 5 लाख की चीज़ थी और 3 लाख रुपए का मैंने इंश्योरेंस लिया था और वो 5 लाख वाली चीज़ जो है वो कंप्लीट लॉस हो गई है, अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, तो 5 लाख मुझे नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने 3 लाख का इंश्योरेंस लिया था तो मुझे कितना मिलेगा, 3 लाख ही मिलेगा। बट द सेकंड कंडीशन है second condition है when the value of a product is 5 lakh but the insurer has insured it only for 3 lakh and if the product is partially damaged which is estimated 2 lakh the insurer will get only 1,20,000 as a compensation as it is the proportionate amount of 3 lakhs which is the insured amount। जैसे अभी आपको मैंने अगले एग्जांपल में बताया कि 5 लाख की चीज का हमने इंश्योरेंस लिया था 3 लाख का, यानी कि हमने 60% का हमने जो प्रोडक्ट की जो एक्चुअल वैल्यू उसका 60% का ही हमने इंश्योरेंस लिया है। तो अगर फुल्ली डैमेज हो गया तो हमें 3 लाख ही मिलेगा, 3 लाख से ज़्यादा तो नहीं मिलना, 5 तो नहीं मिलना है। लेकिन अगर पार्शियल डैमेज हुआ, अब पार्शियल डैमेज में कितना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है,
अगर 2 लाख का डैमेज होता है तो 2 लाख के 60% ही हमें मिलेगा, क्योंकि हमें जो उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू थी उसका हमने कितना परसेंट लिया था, इंश्योरेंस 60% लिया था। तो यहाँ पे हमें नुकसान कितना हुआ है, 2 लाख का नुकसान हुआ है। तो 2 लाख का नुकसान पे 60% यानी कि 1,20,000 ही हमें यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। इसका यहाँ पे कतई ऐसा भी हम लोग ऐसा क्लेम नहीं कर सकते कि हम लोग ने आपको 3 लाख रुपीज के लिए हमने इंश्योरेंस लिया था तो हमें 3 लाख रुपए पूरे मिलने चाहिए, या 2 लाख का नुकसान हुआ तो 2 लाख पूरे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे किस तरह से कंडीशन कैसी अप्लाई होगी कि वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू के सामने आपने कितना परसेंट आपने इंश्योरेंस लिया है, तो फिर आपका नुकसान में भी इसी तरह से आपको प्रोपोर्शनेटली आपको चलना पड़ेगा। अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं क्या है, व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज 5 लाख, 5 लाख की उसकी प्रोडक्ट है, एंड इफ इट इंश्योर्ड फॉर द फुल अमाउंट ऑफ द 5 लाख, 5 लाख का इंश्योरेंस, 5 लाख की प्रोडक्ट है और 5 लाख का ही मैंने इंश्योरेंस लिया है, एंड इन द इवेंट ऑफ द कंप्लीट डैमेज टू द प्रोडक्ट द इंश्योरेंस कंपनी विल पे द फुल अमाउंट ऑफ द 5 लाख टू द इंश्योरी। और अगर वो 5 लाख की जो आइटम जो है, जो प्रोडक्ट है, वो अगर वो कंप्लीट डैमेज हो जाती है कि अब उसको वापस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे 5 लाख का इंश्योरेंस था, 5 लाख की प्रोडक्ट थी, तो वो 5 लाख उनको पूरे मिल जाएंगे। तो ये तीनों कंडीशन मैंने आपके सामने बताई, अभी आपको ये समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। तो हम लोग थर्ड जो इसका प्रिंसिपल है वो यहाँ पे देखते हैं क्या है। थर्ड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। द इंश्योरी मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट इंश्योर्ड। Example, the owner of the house has financial interest in the house while a tenant of the house does not have financial interest। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको समझने जैसा है। इंश्योरी जो है वो उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसकी खुद की चीज में होना चाहिए, जिस चीज को वो इंश्योर कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, द ओनर ऑफ द हाउस इज द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द हाउस, यानी जो मकान का जो मालिक है उसको उसके मकान में उसका इंटरेस्ट होगा, उसका अगर फाइनेंशियल कुछ भी है तो उसको मालिक को उसमें इंटरेस्ट होगा। वाइल टेनेंट यानी अगर कोई रेंट पे अगर कोई रहता है तो उसको उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट कोई नहीं होगा। अगर मेरा घर है, अगर 10 लाख की अगर उसकी कीमत है तो मैं 10 लाख का अगर इंश्योरेंस लेता हूँ तो वो मैं अपने फाइनेंशियल लॉस के लिए। लेकिन अगर मेरे घर में अगर मैं किसी को रेंट पे दिया हुआ है तो मेरे रेंट पे जो रहने वाले जो टेनेंट है वो मेरे घर के ऊपर वो कोई इंश्योरेंस नहीं ले सकता, क्योंकि वो उसकी मालिकी का नहीं है। हाँ, वो भले ही उस घर में रहता है, सेफली उस घर में रहता है, लेकिन वो उस चीज का इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। तो ये एक इसका प्रिंसिपल है। एंड द लास्ट वन इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज को समझना है। While a policy is taken for an insurable product and if it is fully damaged and when the insurance company pays compensation, the fully damaged product's ownership will be with the insurance company। अगर मैंने 5 लाख के कोई अगर प्रोडक्ट के ऊपर मैंने इंश्योरेंस लिया है, अगर वो 5 लाख की प्रोडक्ट फुल्ली डैमेज हो जाती है, कंप्लीट डैमेज हो जाती है, बराबर है, तो ये 5 लाख का मुझे 5 लाख के सामने मुझे इंश्योरेंस कंपनी मुझे कंपनसेट तो कर देगी। अब ये 5 लाख का कंपनसेट कर देने के बाद जो भी प्रोडक्ट जिसको टोटल डैमेज हो चुकी है, अब ये टोटल डैमेज प्रोडक्ट जो है ना उसने 5 लाख मुझे दे दिया है, तो अब वो उसकी ओनरशिप जो हो जाएगी, जो उसका मालिक हो जाएगा वो इंश्योरेंस कंपनी हो जाएगी। इसका हम लोग कभी भी इस तरह से नहीं करेंगे कि यानी कि मेरे गाड़ी थी 5 लाख की, 5 लाख की गाड़ी का मैंने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया था और वो 5 लाख की गाड़ी मेरी टोटल लॉस हो चुकी है, कंप्लीट डैमेज हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 5 लाख दे दिया। अब 5 लाख दे दिया तो अब जो गाड़ी जो है उसको मैं यानी बोलते हैं कि स्क्रैप में बेच के मैं उससे 50,000 1 लाख रुपया कमाने की नीयत में नहीं रख सकता हूं, क्योंकि अब उसका मुझे 5 लाख पूरा मिल चुका है। जितनी गाड़ी की कीमत थी, जितना मेरा इंश्योरेंस था, वो कंपनी ने मुझे पूरा दे दिया है। तो इस कंडीशन में अब वो गाड़ी किसकी मालिकी की हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की मालिकी की हो जाएगी। अब इंश्योरेंस कंपनी चाहे तो उसको स्क्रैप में बेच सकता है, लेकिन मैं खुद इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं कमा सकता हूं, क्योंकि मुझे इसका पूरा पूरा कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। यानी लाइफ इंश्योरेंस जो है ये सिर्फ गुड्स के और प्रोडक्ट्स के लिए ही ये वाला प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर नहीं है। क्योंकि अगर एक इंसान है तो उसकी डेड बॉडी इंश्योरेंस कंपनी की नहीं हो जाएगी ना, वो इंसान गया, खत्म हो गई बात, वहाँ पे उसको कंपनसेट भी कर दिया और वो उसकी मालिकी कोई नहीं ले सकता इंसान की। तो इसीलिए ये लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता है। तो ये जो हमारे 4 मेन जो है हमारे इंश्योरेंस के क्या थे, प्रिंसिपल्स थे। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। तो अगर फ्रेंड्स आपको आज के वीडियो में अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आपका क्वेश्चन मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, और अगर आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया है तो आपके रिव्यूज भी आप मुझे भेजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।